तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, जिसमें ए बी सी जो होता है रियल नंबर होता है। क्या होता है? ए बी सी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए नॉट इक्वल जीरो, बी नॉट इक्वल जीरो, अगर इसको जीरो और इसको जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मान ला अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तो उसको a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो केवल और केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया और तीसरा बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। और सब बराबर है तो बड़ी मनी हल है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, और तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे भाई एवं बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर से मैथ का चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपको कंप्लीट थ्योरी देने वाला हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में आप क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में और सब्जेक्टिव धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा। तो उन सारे चीज़ों को लेकर आया हूं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, उसको नोट्स भी बनाते चलिएगा, तभी आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है। अन्यथा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है ना। वीडियो को देखने से, सिर्फ स्किप कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अंतिम तक जुड़कर नहीं पढ़ेंगे और नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 को बतलाने के लिए बहुत कम समय में बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, यही मैं आपसे बोलता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब नाम है में आया है दो चर। क्या है? चर। तो सबसे पहले समझते हैं चर और अचर क्या होता है। आपको समझाने के लिए इतना स्पेस छोड़ दिया ना, अब समझाएंगे भी आपको। चर और एक होता है अचर। क्या होता है? एक अचर। चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2x + 5 = 0, तब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? -5 और बटा में 2 आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा? 2। अब अगर इक्वेशन चेंज करेंगे तो फिर से x का वैल्यू चेंज होगा। जैसे देखो 10 - 2 = 0, तब x का वैल्यू क्या आएगा? 2/10 यानी कि 1/5। तो ये जो है चर है। क्या है? चर है। यानी ABCD यानी अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर है सब क्या है? चर है। क्या है? चर है। यानी कि उसका मान हमेशा बदलते रहता है। अचर किसको कहता है? जिसका मान हमेशा बदलता नहीं है। जैसे 10, ठीक है, 10 इसका मान नहीं बदलेगा। चाहे 2010 में लिखिए या 3010 में लिखिए, इसका वैल्यू कितना होगा? 10 ही होगा, ठीक है। जैसे 2 लिखे, 2 का वैल्यू 2010 में लिखिए या फिर इसमें लिखिए, सब में वैल्यू क्या होगा? उसका सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू उतना ही होगा। यानी कि ये हो गया अचर, इसका मान कभी नहीं बदलता है। और जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर। तो ऐसा कितना चर मिलेगा? दो चर। यानी कि ज़्यादा हम यूज में XYZ लेते हैं। क्या लेते हैं? XYZ। तो उसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए उसको चर बोलते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब जिसका घात एक हो। रैखिक मतलब क्या होगा? जिसका घात एक हो। आपको बहुपद बताए थे, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो वहां पे बहुपद में होता था कि बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पे इक्वेशन है तो बराबर में 0 होगा। यानी कि जब भी इसमें पढ़ेंगे जिसका घात जो होगा, चर वाला का घात क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जैसे 2x + 5y, इसका भी 1, इसका भी 1। कभी नहीं देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ऐसा मतलब क्या है? इसका 2 घात। कितना हो गया? 2 घात। तो आपको हमेशा कैसे मिलेगा? 1 घात। तो दो चर वाला रैखिक। और समीकरण मतलब क्या होता है? इसके बराबर में 0 लगा दो। क्या लगा दो? बराबर में 0 लगा दो। अगर बराबर में 0 नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद। और अगर बराबर में 0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? समीकरण। क्या हो जाएगा? समीकरण। तो यही अंतर है बहुपद और समीकरण में। तो पूरा जो हेडिंग था दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका पूरा आपको निचोड़ बता दिए क्या इसका मीनिंग होता है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीज़ आपके पास लिखे हुए हैं, ताकि आपको एक ही पॉइंट ना छूटे और सब चीज़ आपको अच्छा से बता पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपको चर वाला रैखिक समीकरण का आपको सामान्य रूप पूछेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, c = 0, जिसमें ए बी सी जो होता है रियल नंबर होता है। क्या होता है? ABC रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0, अगर इसको 0 और इसको 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मान लो अगर इसको 0, ए का भी 0 ले लिए, बी का भी 0 ले लिए। जैसे हम कह रहे हैं कि ax + by प्लस में c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और हम लिखे हैं, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल भी 0। यदि हम ये ना लिखें तो क्या करेंगे सर? एक जगह 0 ले लेंगे तो 1 0 × x होगा
और बी की जगह भी जीरो ले लेंगे, तो जीरो गुने वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस सी बराबर जीरो। बताओ सी बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो चार कहाँ गया, चार तो खत्म हो गया, तो दो चर रखे समीकरण बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए वहाँ पे कोष्ठ में लिखना जरूरी है कि ए नॉट इक्वल जीरो और बी नॉट इक्वल जीरो, सी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ठीक है। इसका सामान्य रूप है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2x माइनस 3y प्लस में 5 इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में है एक्स ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय। जैसे यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय लिखिए एक्स 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्स ऐसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए, क्या होना, 1 होना चाहिए। इसके गुणांक में जो लगा हुआ गुना में ऊ रूट में हो सकता है, ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म था। ये देखिए दो इक्वेशन ले लेते हैं, एक a1x प्लस b1y बराबर में c1, और एक और ले लेते हैं a2x प्लस में b2y और c2। कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अब उससे आपको पूछता है कि डायरेक्ट बिना हल निकाले हुए आपको बताना है कि हल की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन होता है स्थिति, जो कि तीन स्थिति है, वो तीनों स्थिति का आपको याद रखना है। पहला स्थिति है कि जब a1/a2 निकालेंगे, यहाँ से इसका गुणांक का और इसका गुणांक का दोनों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं हुआ, तब उन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो हल की संख्या एक आएगा। कितना आएगा, एक। उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। उसी तरह से सिमिलरली अगर सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वेशन को अगर रेशियो ले रहे हैं a1/a2 और b1/b2, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए और तीसरा बराबर ना हो, तो हाँ हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि सर पहले में दोनों ना बराबर हो, दूसरा क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाएगा a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर ना होगा, तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। अब उसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो कोई एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं निकलेगा जब इस कंडीशन पर बैठेगा तब। उसके बाद सर ये भी तो हो सकता है कि तीनों बराबर हो, हाँ हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर है तो उसको बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलते हैं, अनंत हल, यानी कि बहुत सारा हल होगा। ये तीन चीज़ों आपको कंडीशन को याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तो उसको a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो केवल और केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया और तीसरा बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। और सब बराबर है तो बड़ी मनी हल है, सब बराबर तो बड़ी मनी, ठीक है। पहला नोट बराबर तो एक हल, सब बराबर तो बड़ी मनी, और पहला बराबर है दूसरा नहीं बराबर तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन से समझते हैं, देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ 2x माइनस 4y बराबर में 5, और दूसरा इक्वेशन ये है, तो क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, a1 मतलब x का गुणक, तो a1/a2 हो गया। अब इसको करके देखेंगे, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखो ये 2/3 है और ये 4/7 है, ये दोनों बराबर है नहीं, तो सर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो कितना होगा, एक हल होगा इसका, कितना होगा, एक हल, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 2x माइनस 10y बराबर में 15, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन ले लेते हैं 4x माइनस 20y इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसको निकाल कर आपको देखना है कि क्या होगा, तो यहाँ से निकालेंगे a1/a2, क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी कट जाएगा सर 1/2। इसी तरह निकालेंगे b1/b2, तो b1 यहाँ से लेंगे -10 और -20, ई कट गया, 10 दूनी 20। सर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तब क्या निकालेंगे, c1/c2। अगर यहाँ नॉट इक्वल होता तब एक हल हो जाता, लेकिन अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हम निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 निकालिए 15/18, इस सर 15/18 है, ये तो आएगा ही नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 छके 18, ये क्या आ गया 5/6। मतलब सर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 अलग है, क्योंकि a1/a2 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 5/6 है, क्या है 5/6 है, तो ये अलग हो गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2। मतलब इन दोनों का आप हल करेंगे तो x और y का वैल्यू
कुछ नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको निकाल के चेक करना है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 आया और नॉट इक्वल c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर पहला नॉट इक्वल दूसरा मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हुआ तो एक हल होगा, और तीनों बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो अनेक हल होगा, जिसको अनंत हल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी चीज़ें समझना है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं और इसमें क्या चीज़ पढ़ना है। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें हैं उसी का और एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से। कह रहा है कि यदि जिस रैखिक समीकरण युग्म का हल संभव होता है, हल उसका निकलता है, तो उसको और क्या कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं संगत या अविरोधी। क्या बोलते हैं? संगत या अविरोधी। अब बताइए किसको किसको हल संभव होगा, तो कौन कौन कंडीशन वाला का हल संभव होता है। तो हल संभव होता है एक इसको अगर हम निकाल रहे हैं a1/a2 आ गया और नॉट इक्वल b1/b2 आ गया, तो इसका हल कितना होता है? एक, यानी कि इसका हल संभव है, इसका हल निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? संगत या अविरोधी। संगत या अविरोधी, विरोधी नहीं, अविरोधी है। विरोधी रहेगा तो उसका हल ही नहीं निकलेगा। क्या है? अविरोधी है। और संगत है, क्या है? संगत है, तो उससे क्या निकलेगा? हल निकलेगा। एक और कंडीशन है जिससे हल निकलता है, वो कौन सा कंडीशन है? इसका है एक हल होता है, और एक और कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इससे अनेक हल निकलता है। क्या होता है? इसका अनेक हल होता है, इसका एक हल होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसको क्या नाम है, संगत, विरोधी या अविरोधी, ऐसे करके, ठीक है, या दोनों। तो संगत और विरोधी अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों मारेंगे, अगर संगत आएगा तो सिर्फ संगत मारेंगे। तो आप क्या रखिएगा? जिसका हल संभव नहीं हो, यानी कि जिसका हल नहीं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे असंगत या विरोधी। असंगत या विरोधी, ये आपको लिख लेना ना, नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपको इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जिसका हल संभव उसको क्या बोलेंगे, जिसका हल संभव नहीं है, नहीं निकलता उसको क्या बोलेंगे, या उसका कंडीशन क्या होता है। तो बताइए जिसका हल नहीं निकलता उसका क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन है कि सर a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, लेकिन नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा c1/c2 का, यानी नॉट इक्वल होगा c1/c2 का। यानी कि पहला नॉट इक्वल तो एक हल निकलेगा, सब बराबर तो अनेक हल, उसका भी निकलेगा। लेकिन अगर लास्ट में नॉट इक्वल लग गया तो फिर उसका नहीं निकलेगा, उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आपसे ग्राफ पूछता है कि बताइए अगर इस कंडीशन में हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो चलिए उसको ग्राफ को भी सीख लेते हैं। यदि समीकरण युग्म a1x + b1y बराबर c, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ, कोई भी इक्वेशन किसी टर्म में रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, दो चर का रैखिक समीकरण का, अगर है तो उसका आलेख क्या होगा। तो अगर कंडीशन ए आता है समीकरण का a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। अब अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो हल की संख्या कितना होगा? एक बिंदु पर काट रहा है तो हल की संख्या एक। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक बिंदु पर कहीं पे काटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा a1/a2 बराबर नॉट इक्वल, अगर b1/b2 आएगा तो सर आलेख कैसे होगा? प्रतिच्छेदी। और हल की संख्या कितना होगा? एक। हल की संख्या एक। अगर उसी तरह से अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो और नॉट इक्वल c1/c2 आ गया, तब उसका ग्राफ क्या होगा? समांतर। और जो समांतर लाइन होता है कहीं नहीं मिलता है। क्या होता है? कहीं नहीं मिलता है। इन दोनों के बीच की दूरी समान होता है और ये कहीं पे नहीं मिलता है, मतलब एको बार लाइन एक दूसरे का नहीं काटेगा। जब एको बार एक दूसरे का लाइन नहीं काटेगा तो क्या होगा? हल की संख्या कोई नहीं, यानी कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता उसका ग्राफ कैसा होता है? तो समांतर, क्योंकि समांतर लाइन एक दूसरे का कभी नहीं काटती है, और जब नहीं काटेगा तो हल की संख्या जीरो, हल की संख्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर होगा, तब उसका आलेख कैसा होगा? संपाती। संपाती कहने का मतलब है कि एक लाइन के, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे बिंदु पर इसको काटेगा। यानी एक लाइन पर ही दूसरा लाइन आ जाएगा। अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसको बोलते हैं बहुत लाइन पर काटेगा। अगर बताओ बहुत लाइन पर अगर एक दूसरे को लाइन काट रहा है तो उसका संख्या कितना होगा? अनंत। अगर एक बिंदु पर काटे तो हल की संख्या एक, अगर किसी बिंदु पर ना काटे तो हल की संख्या कुछ नहीं, कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर बार बार काट रहा है, जिसको हम संपाती कहते हैं, तो उसका हल की संख्या क्या होगा? अनेक। क्या होगा? अनेक होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपको कभी कभी क्या करता है कि आपको ग्राफ देगा और हल की संख्या पूछ लेगा, कभी कभी कंडीशन देता है और आपको आलेख का पूछ देता है कि उसका आलेख कैसा होगा। तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा कि सर ये ऐसा होगा तो किसका आलेख कैसा होगा, संख्या, हल की संख्या कितना होगा। ठीक है, आई होप यही चीज़ें था जो आपको चैप्टर 3 यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ना है। अगर इतना चीज़ आपको याद है तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगी, सब्जेक्टिव भी बनेगी, दोनों चीज़ें बनेगा। बाकी आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको
बताएंगे कि कैसा पूछता है और उसको कैसे आप बना पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या हमें ऐसे ही चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 को आगे मैथ में पढ़ाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जैसा राय रहेगा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो इसलिए आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।